इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आएगा शुक्राणु जनन को आप समझाइए। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते किसे हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, शुक्राणु जनन वह जैविक प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें, ध्यान रखिएगा बच्चों, शुक्राणु जनन वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें पुरुषों के शरीर में नर युग्मक या शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या वह प्रक्रिया जिसके अंदर हम शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं उसे शुक्र जनन कहते हैं। यह अच्छी परिभाषा नहीं है, ये मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है बच्चों। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वह वृषण के अंदर संपन्न होती है। वृषण में भी कहाँ बच्चों, वृषण के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर संपन्न होती है बच्चों। ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वह प्यूबर्टी मतलब यौनावस्था या यौनारंभ के समय में प्रारंभ होती है बच्चों और बुढ़ापे तक चलती है। यह प्रक्रिया यौनावस्था में प्रारंभ होती है तथा ओल्ड एज मतलब कि ये कंटिन्यू चलती है बच्चों बुढ़ापे तक। मतलब प्यूबर्टी में 12 से जब हमारा जो मेल होते हैं जो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में होते हैं तब उनमें ये आपका स्टार्ट हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा आप लिखिएगा, ये अच्छी परिभाषा है कि पुरुषों की वृषण में उपस्थित शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण में या पुरुषों के वृषण में उपस्थित शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है बच्चों। ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उसे हम 3 स्टेप में देख सकते हैं, बांट सकते हैं बच्चों। 3 प्रावस्थाओं या 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। पहला होती है मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर गुणन प्रावस्था। दूसरी होती है वृद्धि फेज मतलब ग्रोथ वृद्धि अवस्था। थर्ड और आखिरी बच्चों मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था बच्चों। इससे पहले आपको समझना होगा, मुझे समझाना होगा कि आपको कि कुछ टेस्टिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी और हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में आपको बताना होगा। जैसे हार्मोनल रेगुलेशन मतलब कि कब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, किसके प्रभाव से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा हेडिंग डालेंगे आप, हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने सटा के लिख दिया था बच्चों। विनियमन रेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन, मतलब हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल मतलब कि हार्मोन कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस हेडिंग का मतलब ये है पुरुषों में कैसे हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो बच्चों 1 सेकंड टाइम, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, जो शुक्राणु जनन होता है वो मेल बॉडी में होता है। मैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनल रेगुलेशन को स्टार्ट पर करने से पहले बच्चों। ये प्रोसेस जो होती है यह पुरुष के शरीर में संपन्न होती है बच्चों, और होती भी कहाँ है, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह प्रक्रिया आपकी यौनारंभ में या यौनावस्था एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी में स्टार्ट होती तथा बुढ़ापा मतलब ओल्ड एज तक कंटिन्यू चलती रहती है बच्चों। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होने वाले या मतलब सम्मिलित होने वाले हार्मोन का नाम होता है GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन। ये बच्चों 3-4 हार्मोन होते हैं जो आपकी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं बच्चों। ये प्रोसेस एक स्पर्म को बनने और मैच्योर होने में 65 से 75 दिन का समय लगता है बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को कि जो हमारी ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है यह कब स्टार्ट होती है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे संपन्न हुई। तो ध्यान रखिएगा, आपका
आता है बच्चों, पहला इसमें लाइन लिखी गई है, जब कोई मेल जो होता है 12 से 14 वर्ष की अवस्था का होता है बच्चों, मतलब एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब उसकी यौनावस्था में होता है बच्चों, तब उसका हाइपोथैलेमस जो होता है, या मैं भी बोल सकता हूँ मेरा हाइपोथैलेमस जब मैं 12-14 साल का था तो एक्टिव हुआ, ठीक है। और वह सक्रिय होकर के मतलब एक हार्मोन का स्रावण करता है बच्चों, जिसका नाम होता है GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन काम करता है किस पर? पीयूष ग्रंथि पर, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि पर काम करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन का स्रावण करती है या दो हार्मोन को निकालती है बच्चों। पहला होता है LH, दूसरा होता है FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो LH हार्मोन होता है वो लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है बच्चों। ये कोशिकाएं एंड्रोजन का स्रावण करती हैं या एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं बच्चों। और यह एंड्रोजन जो होता है वह वास्तव में शुक्रजनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करता है बच्चों। और ये जो एंड्रोजन होता है बच्चों, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण को, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास करने में या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को मैंने पहले डिटेल में बता रखा था, ध्यान रखिएगा। जो आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे कि शरीर पर दाढ़ी वाला आना, ठीक है, बगल में जैसे काख वगैरह में बाल का आना, ठीक है, गुप्तांगों पर बाल आना, आपके स्वर का भारी होना, मेल के केस में अभी बता रहा हूँ, कंधे का चौड़ा होना, स्वर का भारी होना, ये मेल के केस में। फीमेल के केस में बच्चों वक्षस्थलों का विकास होना, आवाज़ का पतला होना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनके भी प्राइवेट पार्ट्स मतलब गुप्तांगों पर बाल का आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें फीमेल में भी देखने को मिलती हैं। तो उसको प्रेरित कर, मेल में एंड्रोजन करता है और उसमें फीमेल में कोई और हार्मोन होता है, उसको मैं आपको फीमेल में बताऊंगा कौन सा हार्मोन होता है। अभी आपको यही याद रखिएगा, मेल में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है उसका नाम क्या होता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन, ठीक है। अब बच्चों, अब बात आती है हमारी हमारी बात हो रही थी सर्टोली सेल की। सर्टोली सेल जो होती है वो आपका कार्य करती है FSH हार्मोन पे, मतलब सॉरी बच्चों, जो FSH हार्मोन होता है वो सर्टोली सेल पर कार्य करता है। FSH हार्मोन जो होता है वो सर्टोली सेल पर कार्य करता है बच्चों। और ये सर्टोली सेल निकाल मतलब विकास कर मतलब इनको शुक्रजनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है बच्चों, ठीक है। शुक्रजनन कोशिकाओं या शुक्राणु जन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है बच्चों। इसी को मैंने जो होता है, और ध्यान रखिएगा मैंने बात की थी LH के बारे में। तो LH हार्मोन जो होता है आपका, जो LH हार्मोन होता है बच्चों, वह एक्ट करता है या काम करता है किस पर? LH हार्मोन कार्य करता है लीडिंग सेल पर, और यही लीडिंग सेल निकाल देती है एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा? आपकी वास्तव में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस और वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी प्रेरित करने का कार्य करता है, ठीक है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रेरित करता है, ठीक है। FSH हार्मोन किस पर कार्य करेगा बच्चों? यह सर्टोली सेल पर कार्य करता है। और यह सर्टोली सेल क्या होती है? शुक्रजनन कोशिकाओं या शुक्राणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है बच्चों। यही मैंने इन जो भी तक मैंने आपको हार्मोनल रेगुलेशन को बताया था, मतलब कि पॉइंट वाइज, तो उसी को मैंने डायग्राम फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहें तो इसको कॉपी डाउन कर इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब बच्चा कोई भी मेल 12 से 14 वर्ष की अवस्था का होता है बच्चों, तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा या सक्रिय होगा और वो निकालेगा GnRH हार्मोन, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और यह GnRH क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन का स्रावण करती है, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल पर कार्य करता है और लीडिंग सेल निकालती है एंड्रोजन हार्मोन। और यही एंड्रोजन
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पर कार्य करता है और यही सर्टोली सेल मतलब कि मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, कार्य करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको जहाँ भी इस पर सर्टोली सेल की बात की होगी तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे गलत बोल दिया था, मुझसे गलती हुई, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैंने बोल दिया था कि शुक्राणु जन जो सर्टोली सेल होती है वो शुक्राणु को पोषण देती है। तो वो बच्चों प्रत्यक्ष रूप से शुक्राणु को, केवल शुक्राणु को पोषण नहीं देती बच्चों, वह शुक्राणु की कोशिकाओं को पोषण देती है। जैसे शुक्राणु बनने में प्रोसेस में जो सेल्स बनती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, ना कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। मैंने ये आपको डिटेल में वहाँ थोड़ा सा नहीं बताया था और थोड़ा सा मेरी गलती थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बच्चों। वहाँ पे थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पे, वहाँ इन सारी चीज़ों के, जहाँ मैंने वृषण की बात की होगी वहाँ पे सर्टोली सेल की बात जरूर की होगी, ठीक है। और जहाँ पे सर्टोली सेल की बात की होगी वहाँ पे इसके कार्य के बारे में बताया होगा, तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पे गलती कर दी है 2-3 जगह। तो आप उसको जहाँ भी सर्टोली सेल की बात आएगी आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। सर्टोली सेल जो होती है वो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। और क्या करता है बच्चों, या नर जनन कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और डेवलपिंग स्पर्म सेल या बोल सकते हैं, या डेवलपिंग सेल जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटेड को सपोर्ट करने का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा ये डर या अब यहाँ पे ये करेक्ट लाइन बनी है बच्चों कि शुक्राणु को पोषण प्रदान नहीं कर रही, बल्कि शुक्राणु जनन की प्रोसेस में जो शुक्राणु को बना रही हैं कोशिकाएं, उनको सपोर्ट और पोषण प्रदान करने का कार्य कर रही है हमारी सर्टोली सेल, ठीक है। जैसे कि प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका और शुक्राणु पशु। तो बच्चों अब यहाँ से आपकी हार्मोनल रेगुलेशन यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे बच्चों, आपको थोड़ा सा मुझे बताना होगा टेस्टिस के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टेस्टिस के बारे में देनी होगी बच्चों। देखिए बच्चों, यह आपका शुक्राणु मतलब वृषण है, ठीक है, वृषण कोश है ये। मतलब मैं ऐसे बताता हूँ कि यह एक स्ट्रक्चर जो भी आपको ये दिख रही सामने स्ट्रक्चर, ऐसे हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। मतलब टेस्टिस या वृषण जो होता है वो जोड़े में पाया जाता है, एक जोड़ी वृषण हमारा पाया जाता है और एक ही जोड़ी अंडाशय भी पाया जाता है। देखिए, और ये जो ऊपर वाली परत है बच्चों ब्लैक से मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं वृषण कोश। और इसकी अंदर वाली परत, पहले नंबर की ये वृषण कोश है, दूसरे नंबर वाली परत वृषण है बच्चों। ये जो है आपका, एक सेकंड, आपका जो ये पहली परत है उसे वृषण कोश बोलेंगे, दूसरी परत को वृषण बोलेंगे। ये जो आपका ऐसे बनाई हुई मैंने स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ट्यूब नलियाँ मैंने 2-3 दिखाई हैं, इसको बोलेंगे वृषण पालिया या कक्ष बोलेंगे, ठीक है, या कंपार्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बच्चों मैंने तो सिर्फ 2 दिखाया है, ऐसे ही 200 से 250 कंपार्टमेंट एक वृषण में पाए जाएंगे। मतलब लगभग 500 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे, किसमें, दोनों वृषण में। और इन्हीं कंपार्टमेंट में या कक्ष में आपको 1 से 3 या 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं और 3 भी शुक्रजनन नलिकाएं मिल सकती है। और इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब बच्चों क्या होता है, शुक्रजनन, ये है जो फिगर है आपका, वो शुक्रजनन नलिका का फिगर है। ये जो चित्र मैंने बनाया है ये शुक्रजनन नलिका का चित्र है। देखिए बच्चों, यह जो आपको लड्डू जैसी संरचनाएं दिख रही हैं गोल गोल, इनको बोलेंगे मेल जर्म सेल या शुक्रजनन कोशिका, ठीक है। और इन्हीं शुक्रजनन कोशिका से आगे प्रोसेस होगी शुक्राणु जनन की, और आगे शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये आपकी जो 2 ही प्रकार की तो कोशिकाएं दिख रही हैं, एक सर्टोली और एक आपकी शुक्रजनन कोशिका। तो शुक्रजनन कोशिका से शुक्राणु बनेगा और सर्टोली कोशिका क्या होगी, नर जनन कोशिका या शुक्र मेल जर्म सेल को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भी
शुक्राणु को बनाने में, शुक्राणु जनन में जो भी प्रोसेस, शुक्राणु जनन की प्रोसेस में जो भी सेल्स बनेंगी उनको पोषण और सपोर्ट करने में, सहायता प्रदान करने में सहायक होती है। कौन? सर्टोली सेल। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, मेल जर्म सेल को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, या नर जनन कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, सिंपल भाषा में आप। ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा आपका अब यहाँ से अब ये तो मैंने पहले बात कर ली थी कि वृषण के, पुरुषों के वृषण के अंदर उपस्थित शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर शुक्रजनन कोशिका का शुक्राणु में बदलने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। बच्चों ये इस प्रक्रिया को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज तथा परिपक्वन प्रावस्था, मतलब कि परिपक्वन प्रावस्था मैचुरेशन फेज। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या होता है, हमारी पहली प्रावस्था आती है कि गुणन प्रावस्था क्या होती है या मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है। तो बच्चों इस चरण में क्या होता है, हमारी ये जो मेल जर्म सेल या दुगुणित या शुक्रजनन कोशिका होती है, यह आपकी दुगुणित होती है, या स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो दुगुणित होती है। यह लगातार समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाती है। ठीक है। तथा और दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, मतलब कि दूसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि ये समसूत्री विभाजन करके जो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अपनी संख्या को बढ़ाती है, तो उन बनने वाली कोशिकाओं को हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एक कोशिका रहेगी तो उसे स्पर्मेटोगोनिया बोल देंगे, और मल्टीपल कोशिकाएं या 2 रहेंगी, 3 रहेंगी, 5 रहेंगी कोशिकाएं, तो उन्हें स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। एक को गोनिया तथा मल्टीपल कोशिकाओं को गोनियम स्पर्मेटोगोनियम। तो बच्चों अब बात आती है हमारी ग्रोथ फेज के बारे में। ठीक है, कि ग्रोथ फेज क्या होती है। तो बच्चों इसमें क्या होती है, जो स्पर्मेटोगोनियम की कोशिका होती है, इनमें से कोई एक कोशिका क्या होती है, अपने आकार में वृद्धि करती है। स्पर्मेटोगोनियम की कोई एक कोशिका ग्रोथ फेज में अपनी आकार में वृद्धि करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी बच्चों। और क्या करती हैं, जो बड़ी ये आकार में वृद्धि करके बनी बड़ी कोशिका होती है, इसे हम प्राथमिक शुक्र कोशिका बोलते हैं। इस समय यह दुगुणित होती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम भी और स्पर्मेटोगोनिया भी दुगुणित होती है, और प्राथमिक शुक्र कोशिका भी दुगुणित होती है। और बच्चों क्या होता है, ये सारी आपकी सेकेंड फेज या ग्रोथ फेज चल रहा है। सॉरी बच्चों अभी चीज़ें ठीक हुई, मैंने यहाँ पे लिख दिया था परिपक्वन प्रावस्था, वो गलत था। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमारी ये प्राथमिक शुक्र कोशिका स्पर्मेटोगोनियम जो होती है अपनी आकार में वृद्धि करके अपनी संख्या, आकार में कोई एक कोशिका अपने आकार को अपने आकार में वृद्धि करती है, तो उसे हम प्राथमिक शुक्र कोशिका कह देंगे। और जो बच्चों प्राथमिक शुक्र कोशिका के बाद जब जैसे ही हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा, वहीं से हमारी मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैचुरेशन फेज में क्या होती है कि प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है तथा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। बच्चों इन बनी हुई कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, द्वितीयक शुक्र कोशिका या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। बच्चों ध्यान रखिएगा, इन द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होगा तथा 4 शुक्राणु प्रसु कोशिका प्राप्त होती है हमें। और इन शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होगा, कायांतरण होता है। ठीक है, स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस होती है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है बच्चों, इनमें परिपक्वन होता है, कायांतरण होता है, इनकी काया में बदलाव होगा। ठीक है, तो काया में इन्हीं शुक्राणु प्रसु कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है, या शुक्राणु प्रसु जो होते हैं आगे चल के शुक्राणुओं में बदल जाते हैं। तो यहाँ से आपकी शुक्राणु जनन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है, आगे भी एक फिगर आपको बना के दिखाऊंगा मैं, कि देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, अपनी संख्या में वृद्धि कर ली बच्चों।
ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया थी दुगुणित और ये स्पर्मेटोगोनियम हुई। अब इनमें से कोई एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करके बना ली प्राथमिक शुक्र कोशिका। प्राथमिक शुक्र कोशिका में मियोसिस मतलब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुआ तथा 2 कोशिकाएं प्राप्त हुई। इन द्वितीयक शुक्र कोशि और बनने वाली इन कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्र कोशिका बोलेंगे। इन द्वितीयक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होता तथा हमें 4 शुक्राणु पशु प्राप्त होंगे। ठीक है, और इन्हीं शुक्राणु पशु में क्या होगा, परिपक्वन होगा तथा इन परिपक्वन होगा या इनका कायांतरण होगा और हमें 4 या फिर मतलब शुक्राणुओं का 4 अगुणित शुक्राणु प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, स्पर्मेटोगोनिया अगुणित, स्पर्मेटोगोनियम भी अगुणित, प्राथमिक शुक्राणु दुगुणित, सॉरी बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया दुगुणित होती है, स्पर्मेटोगोनियम दुगुणित, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका दुगुणित, और यहाँ से जहाँ से अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है वहाँ से आपका शुरू हो जाएगा परिपक्वन अवस्था। ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुआ तो ये अगुणित हो गई कौन, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, और फिर आपका द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुआ तो शुक्राणु पशु भी अगुणित होगा और यही शुक्राणु पशु कोशिका आगे चल के शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे क्या होती है, ये स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो रही है और अपनी संख्या को बढ़ा रही है, तो इसीलिए इसे हम वृद्धि प्रावस्था बोलेंगे, सॉरी गुणन प्रावस्था बोलेंगे, क्योंकि अपनी संख्या को मल्टीप्लाई कर रही है, बढ़ा रही है, अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है, तो इसीलिए हम इसे संख्या में गुणन कर रही है, मतलब संख्या को बहुत तेज से गुणित कर रही है या फिर संख्या को में बहुत ज़्यादा इसके गुणन हो रहा है। तो यहाँ पे संख्या इसकी स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में गुणन हो रहा है तो इसे गुणन प्रावस्था बोलेंगे। इनमें से कोई एक कोशिका क्या होता है बच्चों, में वृद्धि हो जा रहा है तो हो रही है और ये प्राथमिक शुक्र कोशिका में बदल जा रही है तो इसे वृद्धि प्रावस्था बोलेंगे। और प्राथमिक शुक्र कोशिका में जैसे ही अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होगा वहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी परिपक्वन प्रावस्था। अब बच्चों लास्ट आपका डायग्राम आएगा जिससे आपको कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये डायग्राम है बच्चों, देखिए मैंने स्पर्मेटोगोनियम दिखाया है, ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, देखिए यहाँ पे गुणन हो रहा है, समसूत्री विभाजन करके ये अपनी संख्या को मेंटेन कर रही है। फिर इनमें हुआ स्पर्मेटोगोनियम की एक कोशिका में वृद्धि हुई, आकार में अपनी वृद्धि की और ये बदल गई प्राथमिक शुक्र कोशिका जो कि दुगुणित होती है। और इनमें हुआ प्राथमिक शुक्र कोशिका में हुआ अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बच्चों हमें दो कोशिकाएं प्राप्त हुई जिन्हें हम द्विगुणित शुक्र कोशिका बोलेंगे या द्वितीयक शुक्र कोशिका बोलेंगे बच्चों, जो कि अगुणित होती हैं। और इन द्वितीयक शुक्र कोशिका में शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होगा तथा हमें 4 शुक्राणु पशु कोशिका या फिर शुक्राणु स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ठीक है, और ये शुक्राणु पशु कोशिका या स्पर्मेटिड आगे चल के इनमें कायांतरण होता है और ये बदल जाएंगे आपके शुक्राणुओं में। ठीक है, तो ये यहाँ से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। देखिए यहाँ से मैंने दिखा दिया प्राथमिक शुक्र कोशिका में जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है वैसे ही परिपक्वन हो गया, प्रावस्था शुरू हो गई। स्पर्मेटोगोनियम अपनी संख्या में वृद्धि कर कोई स्पर्मेटोगोनियम की कोई एक कोशिका अपनी संख्या में अपनी आकार में वृद्धि कर रही है बच्चों, तो इसे वृद्धि प्रावस्था बोल दिया है मैंने। और यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या को बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ आकार में वृद्धि कर रही है और यहाँ अपनी संख्या को बढ़ा रही है तो इसे गुणन प्रावस्था बोलेंगे, और यहाँ पे आकार में वृद्धि कर रही है तो इसे वृद्धि प्रावस्था बोलेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। तो अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे oogenesis के बारे में या अंडाणु जनन के बारे में। बच्चों मुझे एक कन्फ्यूजिंग और ये जो मैंने बता दिया है आपको कि जो आपकी सर्टोली सेल होती है, इसको जहाँ भी आपको सर्टोली सेल मिले वहाँ उस शुक्राणु को डायरेक्ट शुक्राणु को मैंने पोषण लिख दिया था, वहाँ उसे चेंज करके आप उसको लिख दीजिएगा शुक्र जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है तथा
शुक्रजनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, ना कि केवल शुक्राणु को, ठीक है। और शुक्राणु जनन प्रक्रिया में बनने वाली कोशिकाएं जैसे कि विकासशील कोशिकाएं जो भी होती हैं, शुक्राणु जनन प्रक्रिया के दौरान जो भी विकासशील कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। वो कौन कौन सी विकासशील कोशिकाएं होती हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका या शुक्राणु कोशिका या शुक्राणु पशु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गलत ये नहीं है कि सिर्फ वो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको सिर्फ शुक्राणु बोलना गलत सही नहीं होगा, ठीक है। और शुक्राणु भी बच्चों 1-2 फेज में मतलब मेच्योर होता है, तो मेच्योर शुक्राणु को पोषण नहीं प्रदान करती, ठीक है। करती जरूर है लेकिन डायरेक्टली केवल शुक्राणु को पोषण प्रदान नहीं करती, ठीक है। और शुक्राणु जो मतलब कि अलग अलग प्रोसेस से जाके गुजरता है, जैसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड में जब तक कन्वर्ट होता है तब तक आपका ये पोषण आपको प्रदान करती रहेंगी सर्टोली कोशिकाएं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो आपकी पाई जाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सर्टोली कोशिकाएं देखिए इस डायग्राम में आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजनन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनन नलिका का ये फिगर है बच्चों, ठीक है, के अंदर पाई जा रही है। और बच्चों अगर मैं सेमिनिफेरस मतलब कि उसका जो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई हुई थी ऐसे ऐसे शुक्रजनन मतलब कि विषण पालिका का, अगर मैंने उसका एक पार्ट आपको जब भी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बनाया था तो मैंने दिखाया था कि जो लीडिंग सेल होती हैं बच्चों वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब ये समझिए बच्चों कि जैसे दो कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। और वो खाली हमेशा नहीं रहता, मतलब वो ऐसे खाली नहीं रहेगा, उसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। उन्हीं के अंदर आपकी पाई जाएगी इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, ठीक है। और वही इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन का स्रावण करती है जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को एक्टिव करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आई होप दिस हेल्प, स्टे सेफ।